बहनों और भाइयों, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी बहनों को घर भी जाना है, खाना पकाना है और काम करने घर के लिए, इसीलिए मैं कुछ बातें आपसे जल्दी कर लेती हूँ। श्री सुशील पासी जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री अमर सिंह चौधरी जी, श्री पलटू पासी जी, श्री साहेब सरन पासी जी, श्री पंकज तिवारी जी, श्री रमेश शुक्ला जी, श्री निर्मल शुक्ला जी, श्री मनोज यादव जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव का समय है। आपके सामने हर दल, हर पार्टी के नेता आते हैं। कुछ दिल्ली से भी आते हैं, कुछ रायबरेली से हैं, कुछ मुख्यमंत्री भी आते हैं, बाहर से तमाम जगहों से आकर आपके सामने प्रचार करते हैं। आते हैं कि नहीं? अब देखिए, सब आके अपनी बात आपके सामने रखते हैं। मैं भी उन्हीं की तरह कुछ बातों को आपके सामने रखूंगी और मुझे आशा है कि आप एकदम ध्यान से, समझदारी से सुनेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रदेश में, देश में आज दो तरह की राजनीति चल रही है। एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के सामने जो मुद्दे रखती है उससे जनता का कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक दल जो धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के आधार पर आपसे वोट लेने के लिए आपके सामने आते हैं, वो एक तरह की राजनीति चला रहे हैं। वो राजनीति क्या है? वो ये है कि उनको मालूम है कि 5 सालों में आपके सामने आएंगे। बसपा की राजनीति देखिए, बसपा के नेता जानते हैं जाति की बात करेंगे तो वोट उनको जाति के आधार पर मिल जाएंगे। समाजवादी दल के नेता जानते हैं कि अगर धर्म और जाति की बात करेंगे तो वोट उनको मिल जाएंगे। भाजपा के नेता जानते हैं कि अगर धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को वो उभारेंगे, ध्रुवीकरण कराएंगे तो उनकी नैया पार हो जाएगी। और ये सब जो राजनीतिक दल हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इनकी बातों से जो मुद्दे ये उठाते हैं, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई बुलडोजर चलाने की बात करता है, कोई कहता है कि आप बहुत असुरक्षित हैं, कोई कहता है कि हम किसी की चर्बी निकालेंगे, कोई कहता है कि किसी की गर्मी निकालेंगे। कहते हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन बातों से क्या आपका पेट भरेगा? इन बातों से आपकी तरक्की होगी? अरे इन बातों से आपका मतलब ही क्या है? कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं दूर किसी और देश में क्या क्या बातें हो रही हैं, इनसे आपका मतलब क्या है? आज आपकी परिस्थिति क्या है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नेता बातें क्या कर रहे हैं? क्या आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं? क्या नेता यहाँ आके पूछ रहे हैं कि मेरी बहनें महंगाई का सामना कैसे कर रही हैं? क्या इनके नेता आके पूछ रहे हैं कि किसानों के कितने कर्ज हैं, छुट्टा जानवर खेत खाए जा रहा है, उसको कैसे हल करें उस समस्या को? क्या नौजवानों से ये नेता पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें रोजगार कैसे दें? उठा ही नहीं रहे हैं ये मुद्दे, क्योंकि ये चाहते हैं, ऐसी राजनीति चाहती है कि आप गरीब रहें। ऐसी राजनीति चाहती है कि आपके जज्बातों को उभार कर वो खुद आगे बढ़ेंगे। ये राजनीति आपके विकास के लिए नहीं है, नेताओं के विकास के लिए है, कुछ राजनीतिक दलों के विकास के लिए है। ये ऐसी राजनीति है जिससे ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, इसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। एक दूसरी राजनीति है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं
कि जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े नहीं होगे, तब तक ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय आपके मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि आपकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो धर्म की बातें करते हैं, आपको लड़ाने की बातें करते हैं, सबसे पहले उन्हें सेवा का धर्म निभाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म एक नेता का सेवा होता है, उस धर्म को नहीं निभा रहे हैं। आज आपकी परिस्थितियां क्या है, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? मेरी बहनें, गैस सिलेंडर आपको कितने रुपए का मिलता है? 1000 रुपए का खरीद पाती हैं? भर पाती हैं? मेरे भाई, आज आपकी बिजली बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है? बहुत आ रही है ना? आप भर पा रहे हैं? आपको खाद मिल रही है समय पे? नहीं मिल रही। यहाँ जितने नौजवान हैं, पिछले 5 सालों में सरकार ने कितने रोजगार दिए आपको? दिए हैं? नहीं दिए। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आपको कितने रोजगार दिए? आपके सशक्तिकरण की किसने बात की? नहीं की ना। तो मुझे बताइए, परिस्थितियां ये हैं कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है, आप सामना कर ही नहीं पा रहे हो इस महंगाई का। जितनी दिहाड़ी है, 200 रुपए दिहाड़ी है, 240 रुपए की एक सरसों की तेल की बोतल है, आप खरीद नहीं सकते। एक दिहाड़ी से एक सरसों की तेल की बोतल मिलती है आपको। मेरे किसान भाई हैं, मैं ललितपुर गई, किसान खाद की लाइन में खड़े हुए मर रहे हैं, जान जा रही है उनको, वो लाइन छोड़ने से डर रहे हैं कि लाइन छोड़ दी खाद नहीं मिलेगी। आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, फसल का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, गेहूं का दाम नहीं मिलता, गन्ने के किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिलता, आपको कर्ज माफ नहीं हो रहे। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कर रहे हैं आप? आप भी बार बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आंख मूंद कर वोट दे रहे हैं। आप इस राजनीति को उभार रहे हैं, इसकी सहायता, इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कब बदलाव लाएंगे? और बदलाव कौन लाएगा? बदलाव आप लाएंगे। बदलाव आप ऐसे लाएंगे जब आप एकदम समझदारी से, अपने पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे। आज अगर आपके यहाँ छुट्टा जानवर की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आ गए और एकदम सही समय पे आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनसे पूछिए, जब सरकार की नीयत सही होती है तो क्या नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने शपथ ली, 3 घंटे के अंदर अंदर सारे किसानों के कर्ज माफ होने शुरू हुए। आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने उस समस्या को सुलझाया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो इन छुट्टे जानवरों की देखभाल करेगा, उससे सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। उस गोबर को लेकर उससे गोबर गैस बनाया जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग कराई जाएगी, सरकार के काम आएगी, जनता के काम आएगी। छुट्टा जानवर का देखभाल होगा, जो देखभाल कर रहा है वो कमाई भी कर लेगा। इनके यहाँ छुट्टे जानवर की जो समस्या है वो तकरीबन सुलझ गई है। आपकी यहाँ जो भाजपा की सरकार है, 5 सालों से देख रही है कि आप रात को चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की, लेकिन छुट्टे जानवर की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने इतना काम नहीं किया है।
एक योजना नहीं बनाई है। इनके गौशालाओं में गाय धूप में खड़ी रहती है, ऊपर छत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, चारा नहीं है। मैंने वीडियो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किस तरह से जब गाय के घाव हो जाते हैं तो जंगली कुत्ते उसको काट रहे हैं, ढेर के ढेर जिंदा गाय गाड़ रहे हैं। सारे वीडियो सबने देखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कौन सा धर्म निभा रहे हैं? धर्म निभा रही है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, जिसने छुट्टे जानवर के देखभाल की योजना बनाई है जो सफल हुई है, जिसने किसानों का कर्ज माफ किया है, जो रोजगार देती है। आज सरकार में 12 लाख पद खाली हैं, एक रोजगार नहीं दिया। 12 लाख पद खाली हैं। 5 सालों में इनको उत्तर प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार लड़कियां नहीं मिली। मुझे तो हर जगह मिल रही हैं। उठाइए हाथ, कितने बेरोजगार हैं? हजारों तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो पद क्यों नहीं भरे हैं? ये पद खाली क्यों रखे हैं? इस सरकार ने ऐसी योजनाएं क्यों बनाई हैं जिससे आप आत्मनिर्भर नहीं हो? ऐसी योजनाएं बनाई हैं, मैं बताती हूँ। आपको एक बोरा राशन मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता, चलो। लेकिन कहीं कहीं ये एक बोरा राशन दे देते हैं, कहीं कहीं ये कहते हैं कि खाता खोलो, थोड़े बहुत हम 1000-2000 रुपए भेज देंगे हर 2-3 महीने। कहीं कह देते हैं कि लो एक गैस सिलेंडर ले लो मुफ्त। यही है इनकी योजनाएं। अब इन योजनाओं को समझो। आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, उसके बाद आप भर नहीं पाए, उसके बाद आप नया खरीद भी नहीं पाए, ठीक है। दूसरी योजना को समझिए, एक बोरा राशन दे दिया। मैं नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, अच्छा है राशन दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पैरों पे क्या उस राशन के आधार पर खड़े होंगे? आपको उस बोरे राशन पर निर्भर क्यों बना रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप उस एक बोरे राशन के लिए इंतजार करें? क्यों चाहते हैं? सोचिए। जो इनकी योजनाएं हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, जिसके लिए आप दिन रात इंतजार करेंगे कि हाँ मुझे राशन का बोरा मिलेगा, उसी से आप खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ वोट लेने की योजनाएं हैं। ये सिर्फ आपको गरीब रखने की योजनाएं हैं, आपके भविष्य की योजनाएं नहीं हैं। इससे आप अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो सकते। आप हमेशा के लिए निर्भर रहेंगे उन पर। यही चाहते हैं। ये आपको सशक्त नहीं बनाना चाहते, आपको अपने पैरों पर खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन आप सशक्त हो जाएंगे, आपको रोजगार मिल जाएगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप सशक्त बनेंगे, उस दिन आप सवाल उठाना शुरू करेंगे। उस दिन ये तमाम नौजवान जो आज आवारा घूम रहे हैं, उनके अंदर वो गुस्सा नहीं होगा जिसका इस्तेमाल ये सरकार करती है, जिसका इस्तेमाल एक ऐसी राजनीति करती है जो आपके जज्बातों को चुनाव के समय धर्म और जाति के आधार पर उभार कर वोट लेती है आपसे। आप जब सक्षम हो जाएंगे तो कोई आपकी सुरक्षा की बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। जब आप रोजगार पाएंगे, जब आप कमाएंगे, तो आप अपना सम्मान खुद करेंगे, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये सुरक्षा, सम्मान, धर्म की बात क्यों करते हैं? क्योंकि विकास की बात करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। इनकी पूरी सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। जितनी भी संस्थाएं थी जिनसे आपको रोजगार मिलता था, सरकारी संस्थाएं, BHEL जैसे, रेलवे जैसे, NTPC जैसे, उनको या बेच डाला या बेच डालने की योजना बना चुके हैं। और किसको बेच रहे हैं? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्र को, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। काले किसान के कानून लाए, उन कानूनों का मतलब क्या था?
मतलब मैं बताती हूँ, किसान मेहनत करेगा, किसान खून बहाएगा, किसान पसीना बहाएगा, कमाई कौन करेगा? उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र। यही थे वो किसान कानून। इसीलिए किसान ने विरोध किया, आंदोलन किया। इनकी जो सरकारें हैं वो गरीबों की सुनवाई नहीं करते। जब आप आंदोलन कर रहे थे, इस देश के किसान 1 साल के लिए आप दिल्ली की बॉर्डर पे खड़े रहे। ये प्रधानमंत्री जी जो 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीद कर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ये प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर आप तक पहुंच के 10 किलोमीटर चलकर आपके पास नहीं आए पूछने के लिए कि आपके हालात क्यों हैं, कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। कह रहे थे ये कानून आपके लिए है। फिर क्या हुआ? चुनाव आने लगा। चुनाव में 2 महीने बचे थे, घबराने लग गए कि ये तो किसान हिल नहीं रहे हैं। अचानक टीवी पे आए, माफी मांगी, आंसू बहाए, कहा कि ये कानून गलत थे, हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। क्यों 5 सालों से नहीं सूझा क्या आपको कि गलत कानून थे? क्या 700 किसानों को शहीद होने की जरूरत थी आपको इस बात को समझने के लिए? क्या आपके मंत्री के बेटे ने जब 6 किसानों को कुचल डाला तो आपको समझ में नहीं आया कि कुछ गड़बड़ है? उस मंत्री के साथ आप आज भी मंच पे खड़े हैं, उससे अभी तक आपने इस्तीफा नहीं लिया, उसके बेटे को आपने जमानत भी दिलवा दी, उसको रिहा भी करवा दिया। क्या आपको समझ में नहीं आया कि ये कानून गलत थे? कोई सुनवाई नहीं है जी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। प्रयागराज में एक पासी परिवार की हत्या हो गई। निर्ममता से ऐसी हत्या इतनी क्रूर तरह से हुई, जब मैंने उसका वीडियो देखा मेरा दिल दहल गया। मैं उस परिवार से मिलने गई। मैंने पूछा क्या सरकार से कोई मदद मिली है? नहीं मिली। क्या पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया, आपको मदद की? नहीं किया, नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसने यह अपराध किया है वो भाजपा के नेताओं के करीबी है। जब एक दलित महिला का बलात्कार हुआ हाथरस में, हम उस परिवार से मिलने गए। पूरी पुलिस की सेना खड़ी है हमें रोकने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाले तब नहीं थे जब उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। उसके परिवार को मदद नहीं किया उन्होंने। जब हम परिवार के सदस्यों से मिलने गए, उन्होंने भी हमें बताया कि हमें मदद नहीं मिल रही है दीदी। उल्टा अब हम पे पहरेदारी हो रही है। अपराधी वीडियो पे वीडियो बना रहे थे कि देख लेना हम क्या करेंगे। पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं। जब अरुण वाल्मीकि के परिवार के 18 सदस्य आगरा में उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाए गए और वहां पर उनको 3 दिन के लिए रख के पीटा, मारा, एक की जान ले ली। एक महिला को ऐसा पीटा कि वो कांप रही थी जब ऐसे बात की। उसका 1.5 महीने का बच्चा था। तो कहां थी ये सरकार? कहां था इसका पुलिस? कहां थी इसकी पुलिस? कहां था प्रशासन? किसकी सुरक्षा की बात करते हैं? जब महिला असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है, किसान असुरक्षित है, नौजवान असुरक्षित है, किसकी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। ये अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने लिए सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में कुछ भी करके सत्ता में रहना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये है ये सरकार। और ये मत समझिए कि समाजवादी दल और बसपा कोई अलग राजनीति कर रहे हैं। जब आप पर संकट आए, आपने संघर्ष किया तो कहां थे इनके नेता? 3 सालों से अपने घर से नहीं निकले, किसानों से मिलने नहीं गए, जिन पर अत्याचार हुआ था उनसे मिलने नहीं गए। नौजवान जब आंदोलन कर रहा था परीक्षाओं के लिए, तब उनसे मिलने नहीं गए, निकले ही नहीं। कोरोना हुआ, घर में दुबके रहे। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरा, कोरोना में लंगर किया, करवाया, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया, जहां से भी मिल सकता था लेके आया। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपसे पिछले 3 सालों के लिए
आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि प्रदेश की राजनीति बदलो, जनता की आवाज सुनो। जनता बहुत ऊब चुकी है, बहुत परेशानियां हैं, सामना नहीं कर पा रही है, जनता की मदद करो। लेकिन ये राजनीतिक दल, इनके नेता कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 19,000 कार्यकर्ता आपके लिए जेल गए हैं पिछले 1.5 सालों में। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आपके कर्ज माफ किए गए किसानों के, उस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, आपके सारे कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि आपके जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको आधा करेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिन जरूरतमंद परिवारों को, जिन छोटे बिजनेस वालों को कोरोना के समय बिजली के बिल भरने पड़े, उनका बकाया हम साफ कराएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी मेरी बहनों के लिए कह रही है कि आपको सशक्त करने का काम करेंगे। 40% महिलाओं को टिकट दिया है। ऐसी महिलाएं लड़ रही हैं जिन पर बहुत भयंकर अत्याचार हुए हैं। वो जीते हारे कोई बात नहीं, खड़ी होकर लड़ रही हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा है कि जो अत्याचार आप पे हुआ, जिस अपराधी ने किया, उस अपराधी को सत्ता बचा रही है। तुम सत्ता को अपने हाथों में लो, अपनी लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम अपनी बहनों के लिए कह रहे हैं कि जब आपकी सेहत खराब होती है और आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। कई बार आप अपनी बात बता भी नहीं सकते। हम चाह रहे हैं कि हर अस्पताल में आपके लिए अलग से, हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स होनी चाहिए। हम कह रहे हैं हम कराएंगे। हम कह रहे हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए हर जिले में हम केंद्रीय विद्यालय जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए पाठशालाएं लगवाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ शिक्षा नहीं लेकिन रोजगार लेने का हुनर दिलवाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये एक गैस सिलेंडर देते हैं, हम 3 दे देंगे, ठीक है लीजिए, लेकिन आपको सशक्त करके रहेंगे। हम कह रहे हैं कि पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं की होंगी, क्योंकि जब आप पर अत्याचार हो तो आपको पुलिसकर्मी महिला मिले। हम कह रहे हैं कि हर तरह का अत्याचार महिला पे होता है, सब जगह अन्याय है। ये मेरी पुलिस की पुलिसकर्मी बहन खड़ी हुई हैं, इनके जो पोस्टिंग होती है, अपनी आपका जिला कहीं है, आप जहाँ पे रहते हो कहीं है और आपकी पोस्टिंग कहीं और हो रही है। कल मैं एक पुलिसकर्मी महिला से मिली, उसका घर अलीगढ़ में है और उसकी पोस्टिंग यहाँ रायबरेली में है, तो कैसे काम करेगी बेचारी। आपके लिए भी हम कह रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपकी पोस्टिंग आपके घर के जिले में कराएंगे। हम कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी रोजगार हैं उनमें से 40% महिलाओं को दिलवाएंगे। पहले के आरक्षण के तहत नौजवानों के लिए हमने एक पूरा विधान निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान। उसमें क्या लिखा है सुन लीजिए कि अगर एक नौजवान खास तौर से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का हो और अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा सा बिजनेस बनाना चाहता है, तो हमारी सरकार 5 लाख रुपए आपको देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएं, ताकि आपका आत्मसम्मान हो, आपके परिवार को आप पर गर्व हो कि आप कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, उनको सबसे पहले हम भरेंगे। पूरा खाका तैयार किया है कि कौन से पद कहाँ हैं, किस तरह से उनको हम भरेंगे। हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार हम अलग से पैदा करेंगे। जहाँ जो हुनर है वहाँ पे पूरी सुविधा मिलेगी उस हुनर के लिए। मुरादाबाद में पीतल का हुनर है, मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि मुरादाबाद में जो पीतल का काम करना चाहता है, जो नौजवान एक छोटा सा पीतल का बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई कर रहा है, उसके लिए हम पूरी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती के इम्तिहान हैं, जो परीक्षाएं हैं,
जिसको दे देकर आप थक गए हैं, आपके करियर बर्बाद हो गए हैं, आप सालों इंतजार करते हैं, नियुक्तियां नहीं होती क्योंकि इस सरकार ने उसमें भी घोटाला किया है। हम कह रहे हैं कि उसको हम पारदर्शी बनाएंगे, एक जॉब का कैलेंडर बनाएंगे। जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी, वो सारा उस कैलेंडर पर होगा और हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि कोई अधिकारी उससे इधर उधर होने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये सारी योजनाएं हमने बनाई है और हम चाहते हैं हम इनको आपके लिए उपलब्ध करें। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ये है कि एक सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अब जो चुनाव आ रहा है इसमें अपना वोट जो है व्यर्थ मत कीजिए। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है आपने। ये धर्म और जाति की राजनीति आपका पेट नहीं भर रही है, आपको कमाने नहीं दे रही है, आपको दबाने की राजनीति है, आपको गरीब रखने की राजनीति है। इसमें से निकलिए, एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में, अपने देश में, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे, आपके लिए समर्पित हो, आपको आगे बढ़ाने का काम करे, आपके विकास की बात करे, आपके मुद्दों की बात करे। अगर आप सुशील पासी जी को, हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे इस चुनाव में, तो आप एक ऐसी राजनीति का संदेश यहां से पूरे प्रदेश और पूरे देश में देंगे। हमारी सरकार आई तो हम ये सारी चीजें, ये सारी योजनाएं आपके लिए, आपके विकास के लिए लागू करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। इन बातों को मन में जरूर रखना। जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखना कि मैंने क्या कहा है। जो आपके साथ बीता है पिछले 5 सालों में, उसे याद रखना, भूलना मत। उसी के आधार पर आप वोट देना, क्योंकि किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया। आपके साथ आपके विकास का काम, आपके लिए समर्पण नहीं दिखाया इन्होंने। तो ये बातें समझ लीजिए और इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशियों को आप जिताइए, ताकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, एक नई सरकार आए। धन्यवाद। जय हिंद।